दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके नेक्स्ट पार्ट की। और इस नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर। इससे पहले जो भी पार्ट्स हमारे आए हैं उसमें हमने देखा था कि फोर्स के बारे में, उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस टॉपिक में हम लोगों को ये प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो इवेंट होने से पहले और इवेंट होने के बाद वो कंजर्व्ड रहता है। मतलब कि इवेंट होने से पहले का टोटल मोमेंटम और इवेंट होने के बाद का टोटल मोमेंटम वो इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं हम लोग। कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक्चुअली लीनियर मीन्स विच इज टेकिंग प्लेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम of a system remains conserved in the absence of an external force। यानी कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले तो आपको ये पता होगा कि जैसे हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला, कि एक फोर्स एक्शन का लगता है तो उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो रिएक्शन का लगता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, उसमें कोई एक पोजीशन ए पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। ये u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। इसी लीनियर पाथ पे किसी पोजीशन B पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है। A पोजीशन पे m1 मास का कोई ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा था, B पोजीशन पे m2 मास का कोई ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा था। कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर t सेकेंड में अगर m1 की स्पीड m2 से ज़्यादा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है मीन्स कि अगर u1 इज मोर देन u2 तो ये तेजी से आगे बढ़ेगा और इसकी स्पीड कम है तो एक कंडीशन आएगा जिसमें कि ये जाके m1 जो है वो m2 को स्ट्राइक करेगा, यानी कि कोलाइड होगा। मीन्स कि कुछ ऐसा होगा जैसे कि ये m1 और m2 दोनों कोलाइड हो गए, m1 m2 मास के दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड हो गए। ऐसा कब हुआ, जबकि u1 u2 से ज़्यादा था, मतलब कि m1 की वेलोसिटी u1 m2 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा थी, तो ये स्पीड से गया और उसको पीछे से जाके और कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद m1 की वेलोसिटी सपोज v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी सपोज v2 हो गई। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अगर हम कोलिजन से पहले, अब यहाँ से ऐसे कर देते हैं, अगर कोलिजन से पहले का मोमेंटम देखें तो ए का मोमेंटम, मतलब इसका मोमेंटम क्या था, m1 u1, क्योंकि मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना था m1, इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1, m1 u1 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है इसका मास कितना था m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u2, ठीक है। उसी तरीके से कोलिजन के बाद मास तो सेम है m1, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, ये हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ये हो गई v2। यानी ये
कोलाइड होने के बाद टोटल मोमेंटम जो है वो चेंज कर रहा है, मतलब कि m1 u1 m1 v1 में आ गया, m2 u2 इनिशियल था, m2 v2 फाइनल हो गया। लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये है कि इस पूरे सिस्टम में कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल आना चाहिए। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर क्लियर है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे। Where m1 is the mass of the first object, u1 is the initial velocity of the first object, m2 is the mass of the second object, u2 is the initial velocity of the second object, m1 is the mass of first object, v1 is the final velocity of first object, m2 is the mass of second object and v2 is the final velocity of second object। तो ये हमको प्रूव करना है कि m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जो प्रूव करना है वो तो ये रहा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए हैं। अब कोलाइड कर रहे हैं तो अगर ये m1 मास का जो ऑब्जेक्ट A है, सब मान लो इसको A ही कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, इसने B के ऊपर फोर्स लगाया F1। जब कोलाइड हो रहा है तो A ने B के ऊपर फोर्स लगाया F1, तो B ने भी तो A के ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया F2। और कैसे? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली F1 इज इक्वल टू F2 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो F1 और F2 का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम F1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, F1 क्या हुआ? F1 हुआ फोर्स विच इज अप्लाइड बाय A ऑन B। F1 ऐसे कर सकते हो, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। तो A ने B के ऊपर कितना फोर्स लगाया था? फोर्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? फोर्स इक्वल टू हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो A ने B के ऊपर जब फोर्स लगाया है तो किस में चेंज आएगा? वेलोसिटी में किसके चेंज आएगा? B के चेंज आएगा। जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो B का निकालेंगे, क्योंकि F1 फोर्स निकाल रहे हैं वो किस पे लग रहा है? B पे लग रहा है, तो B का निकालेंगे। तो मास तो B का कितना है? m2। B का मास कितना था? m2। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी u2 और टाइम था t सेकंड का। तो f1 निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से हम फिर F2 निकालेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। अब B ने भी तो A पे फोर्स लगाया है, तो B ने जो फोर्स लगाया है वो है F21। ठीक है, F21। तो वहां पे फोर्स किस पे लगा? M1 मास वाले पे लगा, मतलब A पे लगा, तो इसका मास कितना है? M1। इसकी वेलोसिटी में कैसे चेंज आ रहा है? तो फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u1 बाय t। टाइम तो वही सेम 30 सेकंड। अब हम यूज करेंगे इस फार्मूला को अब हम यूज करेंगे F1 इज इक्वल टू माइनस F2 को। ठीक है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 को यूज करेंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं। F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू है m2 v2 माइनस u2 बाई t इज इक्वल टू F2, यानी F21 का वैल्यू कितना आया है? तो ये तो माइनस साइन के साथ रहेगा। क्यों माइनस साइन के साथ रहेगा? क्योंकि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो माइनस m1 v1 माइनस u1 बाई t। तो v1 माइनस u1 बाई t, t से t तक कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या? m2 मल्टीप्लाइड विद v2, तो m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ठीक है, प्लस m1 u1। अब क्या करेंगे? अब तो सिंपल, अब तो कुछ करना नहीं है। v वाले को एक साइड में और u वाले को एक साइड में।
तो m2 v2 ये m1 v1 माइनस साइन के साथ लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ये m1 u1 प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m2 u2, इसलिए we can write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 means the total momentum is conserved. Momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after the collision. ठीक है, सिंपल था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि write down the statement of the law of conservation of momentum and find the proof, do the mathematical proof of that। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली लाइफ में ये है कि नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये है और इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। जैसे कि कल हम लोग थर्ड लॉ में पढ़ रहे थे कि जब गन से फायरिंग होती है तो बुलेट उससे बाहर निकलता है, तो बुलेट जब उससे बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में बुलेट और गन जब दोनों रेस्ट में होते हैं तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। बुलेट भी रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, गन भी रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन फाइनल मोमेंटम जो है अब गन से फिर से ये प्रॉब्लम है, तो बनाना नहीं आता है, चलो बन गया, फायरिंग हो गई। तो ये जब इससे बाहर जा रहा है, सपोज कि इसका मास है m2, इसका मास है m1, इसका मास ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और हम देख पाएंगे कि इसका टोटल मोमेंटम और इसका टोटल मोमेंटम जो है वो इक्वल है। या ऐसे कर सकते हैं कि फायरिंग से पहले का गन का टोटल मोमेंटम फायरिंग के बाद की गन के टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो एक दो न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे इसके केसेस हैं, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन वाला भी है कि रॉकेट जब ऊपर की तरफ में जाता है तो जिस वेलोसिटी के साथ उससे गैस रिलीज होती है उतनी हाई वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमको टोटल मोमेंटम देखना होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि रॉकेट का प्रोपेल्ड होना जो है वो किस लॉ पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है उसका वर्किंग, कि वो उसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, जितना मोमेंटम गैस के बाहर निकलने का होगा उतना ही मोमेंटम जो है उस रॉकेट के ऊपर जाने का भी होगा। तो कई सारे इसके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे। और हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके, ताकि आपको कुछ ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन है कि ए बॉय ऑफ मास 60 kg मीन्स कि m1 दिया हुआ है 60 kg रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी दी हुई है u1 सपोज दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, जंप्स ऑन अ ट्रॉली, वो एक ट्रॉली के ऊपर जंप करता है जिस ट्रॉली का मास है यानी कि m2 दिया हुआ है 140 kg और वो ट्रॉली भी मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी दी हुई है u2 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो m1 u1 m2 u2 हो गया। उसके बाद कहता है कि अब ये जंप तो कर गया उसके ऊपर, तो जंप करने के बाद ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जंप करने के बाद दोनों का मास तो सम हो जाएगा, यानी कि जब जंप कर गया उसके ऊपर तो m1 प्लस m2 ये दोनों तो कॉमन हो गया, मतलब m1 प्लस m2 हो गया, यानी कि 60 kg प्लस कितना 140 kg यानी कि 200 kg, ये m1 प्लस m2 मिल गया, m1 प्लस m2। और ये दोनों अब एक ही वेलोसिटी के साथ जाएंगे क्योंकि वो तो जंप कर चुका है उसके ऊपर और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब इनकी कॉमन वेलोसिटी भी होगी और हमको यही कॉमन वेलोसिटी को फाइंड करना है। यानी कि हमारा ये जो इक्वेशन था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 में v कॉमन हो गया, तो m1 प्लस m2 इंटू v, तो ये v को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे,
तो हम लोग पुट करेंगे इसी में। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। M1 प्लस M2 इंटू V कैसे हुआ समझ में आ गया? M1 प्लस M2 दोनों का मास का सम हो गया और V उनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करना है, वीडियो पॉज कर लेना है, पहले खुद से सॉल्व करके देखना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। M1 क्या था 60 kg इंटू U1 कितना था 3 मीटर पर सेकेंड प्लस M2 कितना था 140, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 1.5 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 कितना हो गया 200 इंटू V को फाइंड करना है। अब तो बन जाएगा 180 प्लस 1.5 इंटू 140 210 180 प्लस 210 इज इक्वल टू 200 इंटू V, इसलिए V इज इक्वल टू क्या रहेगा 09390 बाई 200। इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा 9 मीटर पर सेकेंड 95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे एक कार ऑफ मास 1500 kg, यानी कि मास M1 दिया हुआ है कितना 1500 kg, मूविंग एट वेलोसिटी U1 दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ अनदर कार ऑफ 1000 kg, दूसरे कार का मास दिया हुआ है 1000 kg, यानी वो 1000 kg मास वाले दूसरे कार से टकराता है और उसकी स्पीड U2 दी है 25 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं द सेम डायरेक्शन इफ आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन होने के बाद M1 मास तो सेम रहेगा 1500 kg, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी कि V1 चेंज हो गया और V1 हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास सेकेंड कार का भी सेम रहेगा 1000 kg है, आपको बताना है कि सेकंड कार किस वेलोसिटी के साथ में जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इजीली वैल्यू पुट करके और बना सकते हैं खुद से। तो वीडियो पॉज करें और खुद से पहले बना के देखें, आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M1 कितना है 1500 इंटू U1 कितना है 25 प्लस M2 कितना है 1000 इंटू U2 कितना है 25 इज इक्वल टू M1 अगेन 1500 V1 20 प्लस 1000 इंटू V2। ठीक है, अब यहाँ से आसान हो गया, 1500 गुने 25 करते हैं तो ये 1500 गुने 25 तो ये आ जाएगा 37,500 प्लस 25 गुने ये 1000 तो 25,000 हो गया, प्लस ये हो गया 30,000 प्लस 1000 इंटू V2, तो ये ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 37,500 प्लस 25,000, तो 005 62500 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1000 इंटू V2। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 62500 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,500 इज इक्वल टू 1000 V2। इसलिए V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 32500 बाई 100 कैंसिल 3 to 5, यानी कि ये कितना आ गया 32.5 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। सॉरी, इधर आ जाएगा आपका 32.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका। तो यहाँ हम आज अपना वीडियो आज का यहाँ एंड करते हैं और उम्मीद है कि आप इसी तरीके के और क्वेश्चन कुछ बनाते रहेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट में वीडियो के एंड में 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं दे देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और वो आप बना के देखें खुद से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।